हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको सीआरपीसी की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपीजे 2006 में पूछी गई थी पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 300 के अनुसार जो व्यक्ति एक बार दंडित किया जाता है अथवा दोषमुक्त किया जाता है उसे पुनः उसी अपराध के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित प्रकरण में कारण सहित उत्तर दीजिए। क्या कह रहा है कि सीआरपीसी की धारा 300 के अनुसार एक व्यक्ति एक बार दंडित किया जाता है या दोषमुक्त किया जाता है तो पुनः उसी अपराध के लिए विचारित नहीं किया जाएगा। लेकिन निम्नलिखित मामले में कह रहा है कि उत्तर देना है कि को गंभीर उपहत्या के लिए विचारित किया जाता है और दंडित किया जाता है। बाद में जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उस को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी दंडित किया जा सकता है। तो क्या कह रहा है कि को जो है गंभीर उपहत्या के लिए विचारित किया जाता है और दंडित किया जाता है। बाद में वह क्या होता है, जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या उसे किसी अन्य अपराध के लिए दोषी दंडित किया जा सकता है। आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या सीआरपीसी की धारा 300 के दृष्टांत जो ख है उस पर आधारित है। क्या कह रहा है 300 में एक सिद्धांत पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारण और एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। मतलब क्या रहा है कि 300 की किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार विचारित करके एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। धारा 300 के अनुसार जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और वे ऐसे अपराध के लिए दोषी या दोषमुक्त किया जा चुका है तब वह ऐसा दोषसिद्ध या दोषमुक्त व्यक्ति जब तक उसकी दोषसिद्ध या दोषमुक्त प्रवृत्त रहती है किसी अन्य अपराध के लिए न तो पुनः विचारण किया जाएगा और न ही उन्हीं तथ्यों के आधार पर किसी अन्य अपराध के विचारण के लिए भागी होगा। मतलब कह रहा है कि अगर एक व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विचारित किया जाता है और उसे दोषसिद्ध या दोषमुक्त कर दिया जाता है तो जब तक वह दोषसिद्ध या दोषमुक्त प्रवृत्त रहती है ऐसे व्यक्ति को न तो पुनः किसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा और न ही किसी अन्य अपराध के लिए वह किसी भी विचारण का भाग न तो उसी अपराध के लिए विचारण का भागी होगा न किसी अन्य अपराध के लिए विचारण का भागी होगा। मतलब 300 कहती है कि जब किसी व्यक्ति का विचारण होता है और विचारण सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा होता है तो वह जब ऐसे व्यक्ति का विचारण के पश्चात दोषित या दोषमुक्त कर दिया जाता है तो जब तक वह दोषसिद्ध या दोषमुक्त प्रवृत्त रहती है तब तक वह उसका न तो उसी अपराध के लिए पुनः विचारण किया जाएगा न किसी अन्य अपराध के लिए पुनः विचारण किया जाएगा। किंतु धारा 300 में अपवाद भी है। इसका अपवाद जो है 300 का 3 है उपधारा उसके अंतर्गत उपबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को पहले दोषित कर दिया गया है उसी कार्य से अन्य परिणाम निकलते हैं। मतलब किसी व्यक्ति को पहले दोषित कर दिया गया है लेकिन उसी कार्य का कोई अन्य परिणाम निकलता है जो ऐसे हैं जबकि दोषसिद्ध हुआ था वह परिणाम नहीं हुए थे या न्यायालय को ज्ञात नहीं था तब दोबारा विचारण हो सकता है। मतलब कह रहा है कि जो धारा 300 की उपधारा 1 में नियम बनाया गया सामान्य उसका अपवाद धारा 300 की उपधारा 3 में दिया गया है। क्या कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को पहले दोषी कर दिया गया है लेकिन कार्य का जो अन्य परिणाम निकल जाता है, मतलब कार्य का कोई अन्य परिणाम निकल जाता है जो कि ऐसे हैं कि जब दोषी हुआ था तब वह परिणाम नहीं हुए थे या न्यायालय को ज्ञात नहीं था कि वह दोबारा विचारण हो सकता है। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति को दोषसिद्ध किया गया था तो वह उसके परिणाम ऐसा नहीं था, बाद में वह परिणाम कारित किया गया है, बाद में ऐसा परिणाम निकला है जबकि उसे दोषसिद्ध किया गया था ऐसा परिणाम नहीं था और न ही न्यायालय को यह ज्ञात था तो उस व्यक्ति का दोबारा विचारण किया जा सकता है।
आइए देखिए क्या रहा है कि प्रस्तुत समस्या में क को गंभीर उपहत्या के लिए विचारित किया जाता है और दंडित किया जाता है। फिर जो क्षतिग्रस्त व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क को आपराधिक मानववध के लिए विचारित किया जाएगा। फिर क्या है कि फिर उसका विचारण होगा किसके लिए? आपराधिक मानववध के लिए। पहले क्या घोर उपहत्या के लिए उसे विचारित किया गया था, उसे दोषी दंडित कर दिया गया था। फिर क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो मर जाता है तो उसका जो का है उसका फिर से विचारण होगा किस बात के लिए? आपराधिक मानववध के लिए। क्योंकि का विचारण घोर उपहत्या के लिए हुआ था, तब वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति जीवित था, इसलिए उन्हीं तथ्यों के आधार पर घोर उपहत्या का मामला बन रहा था। किंतु बाद में जो वह क्षतिग्रस्त व्यक्ति हो वो मर जाता है, जिससे ऐसे परिणाम उत्पन्न होते हैं जो कि विचारण के समय नहीं हुए थे और वे परिणाम के द्वारा किए गए कार्यों के कारण उत्पन्न हुए थे। अर्थात का द्वारा जो चोट पहुंचाने के कारण क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। क्योंकि प्रस्तुत मामले में जब क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस कार्य का परिणाम भिन्न हो जाता है, तो वह दोबारा विचारण अब उसका आपराधिक मानववध के लिए किया जा सकता है। मतलब कह रहा है कि वो जो परिणाम है वह भिन्न हो जाता है तो दोबारा विचारण किया जा सकता है, अन्यथा किसी व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए पुनः विचारण नहीं किया जा सकता है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताया। ऐसी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।